Hello student, my name is Dr. Gauravi Shukla and today we will discuss the topic data link layer and the responsibilities of data link layer. तो OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं एंड इन 7 लेयर्स डेटा लिंक लेयर 6 नंबर पर आती है. तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डेटा लेती है और फिजिकल लेयर को डेटा देती है. इन दोनों के बीच में ये लेयर है 6 लेयर जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर. नाउ कम टू द टॉपिक डेटा लिंक लेयर. Responsibilities of data link layer. Suppose there are two networks, network A and network B. अब एक नेटवर्क क्या होता है? Network is a collection of computers, collection of systems that are interconnected with each other in a specific manner. और उस मैनर को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी. टोपोलॉजी टोपोलॉजी बहुत सारे तरीके की होती हैं, लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बहुत सारे तरीके की होती हैं. तो ये किसी भी मैनर में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं. सपोज ये नेटवर्क ए है, ये कोई टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है, ये नेटवर्क बी है, ये कोई टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ डिवाइस लाइक राउटर. So we can rename the nodes of network A as A1, A2, A3, A4, A5 एंड नेटवर्क B के नोड्स को हम नाम दे सकते हैं B1, B2, B3 एंड B4. जैसे कि यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है और ये रिंग टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है. तो ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सो डेटा लिंक लेयर की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे बड़ी चीज़ की डेटा लिंक लेयर विद इन अ नेटवर्क काम करता है, नेटवर्क के बाहर नहीं काम करता. इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद इन अ नेटवर्क होती है. यानी कि अगर आपको एक नेटवर्क के अंदर दो सिस्टम में आपस में बात करनी है या दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं है. कोई भी दो सिस्टम आपस में बिना नेटवर्क लेयर के कम्युनिकेट कर सकते हैं with the help of data link layer. Now the first responsibility of data link layer is hop to hop delivery. हॉप टू हॉप डिलीवरी का क्या मतलब है? सपोज इमेजिन करिए कि A3 wants to communicate और सेंड द डेटा टू B2. A3 नोड है, ये B2 को डेटा सेंड करना चाहता है. अब डेटा A3 से निकलेगा और B2 तक डायरेक्ट तो चला नहीं जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे हॉप हॉप करके जाता है. ये नोड टू नोड डिलीवरी जो होती है जिसको हम कहते हैं, उसको ये फिक्स करता है, जिसको हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर. तो ये क्या यहाँ पर फिक्स करेगा कि A3 से डेटा निकलने के बाद सपोज दूसरे नोड तक पहुंचा तो इसने जो डेटा डिलीवर किया वो वही डेटा था जो सेंड किया गया कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि बीच में डेटा कहीं पे चेंज हुआ हो. तो सबसे पहला काम ये क्या करता है? हॉप टू हॉप डिलीवरी को सिक्योर करता है. यानी कि सिस्टम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, पासिंग दी पार्सल वाला, पिलो पास करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि हम सीधे फेंक देंगे सामने वाले पे कहीं. हम क्या करते हैं? उस पिलो को अपने बगल वाले को देते हैं, वो उसको अपने बगल वाले को देता है और इसी तरीके से वो पिलो रोटेट होती रहती है और इसी प्रोसेस को नेटवर्किंग में हम हॉप टू हॉप डिलीवरी कहते हैं. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है फ्लो कंट्रोल की. फ्लो कंट्रोल देखिए, फ्लो कंट्रोल नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है और फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर पर भी काम करता है. बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी होंगी, एरर कंट्रोल हो गया, आपका फिजिकल एड्रेस का हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, ये सारी ट्रांसपोर्ट लेयर की भी है, वहाँ पर भी फ्लो कंट्रोल मैनेज होता है. और नेटवर्क लेयर पे भी बहुत सारे एरर कंट्रोल की हम बात करें तो नेटवर्क लेयर पर भी चेक होता है. बट उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डेटा लिंक लेयर पे ये सारी चीज़ें नोड टू नोड चेक होती हैं और बाकी लेयर पे ये सारी चीज़ें चेक होती हैं सेंडर टू रिसीवर पे. वो सेंडर चेक करते हैं और रिसीवर चेक करते हैं. और डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो ये देखते हैं कि यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा तो ठीक से पहुँचा कि नहीं पहुँचा. क्या पहुँचा? पैकेट, मैसेज जो आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र किया.
या ट्रांसफर करना चाहा, तो फ्लो कंट्रोल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि डेटा का कंट्रोल ठीक है कि नहीं। अब फ्लो कंट्रोल के लिए जब हम बात करें तो फ्लो कंट्रोल के 3 मेथड हैं यहाँ पर। पहला है स्टॉप एंड वेट, दूसरा है गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट। अब ये कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। तो पहला है आपका स्टॉप एंड वेट, ठीक। दूसरा है आपका गो बैक एन, और तीसरा है आपका सिलेक्टिव रिपीट। अब देखिए, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक नोड से दूसरे नोड तक, माना ये एक विंडो है ए, ये एक विंडो है बी, ठीक है। अब इनका नाम क्या है, स्टॉप एंड वेट। इसमें एक पैकेट अगर एक नोड से भेजा गया दूसरे नोड को, तो वो इसको भेजने के बाद एक बार में एक ही पैकेट भेजता है, सबसे बड़ी बात। तो इसमें विंडो का साइज रिसीवर का और सेंडर का कितना होता है, 1 का होता है। भेजता है और भेजने के बाद वेट करता है। वेट लिखा है, वेट किस चीज का करता है, एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, उसको ये चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पैकेट मेरा डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो जब ब्लू टिक लग के आता है तो हम इंश्योर हो जाते हैं ना कि मैसेज पहुंच गया है। या मेल करते हैं तो अगर मेल नहीं पहुंचा तो हमें एक मैसेज आता है, एक मेल आती है कि आपका मेल नहीं पहुंचा या ईमेल एड्रेस में गड़बड़ थी या कुछ भी। तो जब पता चलेगा तभी तो हम श्योर हो पाएंगे कि मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो जो वो पता चलता है उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो ये वेट करता है जब तक पहले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक ये दूसरा पैकेट नहीं सेंड करेगा। फिर क्योंकि विंडो का साइज एक है, इसके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टॉप एंड वेट प्रोसेस में फ्लो कंट्रोल की विंडो का सेंडर और रिसीवर के पैकेट का साइज क्या होता है। तो ये आपको हमेशा 1 ही लिखना है। फिर ये दूसरा भेजेगा पैकेट, जब इसको पहुंच जाएगा रिसीवर को तो रिसीवर फिर से एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हमको पैकेट रिसीव हो गया है। तो इसको तो हम कहते हैं स्टॉप एंड वेट। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट गो बैक एन। गो बैक एन, एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ। कई सारे जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं गो बैक एन, मतलब एन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए हमने एक ले लिया नोड ए, एक ले लिया बी। अब यहाँ पर सेंडर की विंडो का साइज कुछ भी हो सकता है, सपोज 4 है, लेकिन रिसीवर की विंडो का साइज 1 ही होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, अगर सेंडर की विंडो का साइज ज्यादा है रिसीवर का कम है तो वहां पे कौन सी एल्गोरिदम लगेगी, गो बैक एन लगेगी। तो सेंडर जितने चाहे मतलब अपनी साइज के इक्वल और लेस देन पैकेट भेज सकता है रिसीवर को। तो सपोज यहाँ पर इसने 4 पैकेट भेज दिए, लेकिन बी जो है रिसीवर है उसका साइज कितना है, 1। तो वो एक बार में रिसीव एक ही पैकेट करेगा, बाकी ये जो 3 है ये वेटिंग में रहेंगे, ये वेट करेंगे। जब ये रिसीव करके इसका एक्नॉलेजमेंट भेज देगा तब ये दूसरे को रिसीव करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर बढ़ जाती है कि सपोज पैकेट 1 में हमारे कोई एरर आ गई, इस पैकेट में हमारे कोई एरर आ गई और ये पैकेट यहाँ B1 तक नहीं पहुंचा, सेकंड पैकेट पहुंच गया, थर्ड पहुंच गया, फोर्थ पहुंच गया। तो बी नोड क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, ये इस पैकेट का 1 का वेट करेगा। जब तक 1 इसको नहीं मिल जाता ये ना 2, 3, 4 किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सब वहां वेटिंग में खड़े रहेंगे। अब सपोज ये नहीं आया, पैकेट 1 जो वहां से चला था वो नहीं आया, इसको मिला ही नहीं, बीच में कोई एरर आ गई, डेटा लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो जाता है, पैकेट लॉस हो जाता है, बहुत सारे वेरियस कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। तो मान लीजिए नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो इन तीनों को भी रिजेक्ट कर देगा, ये तीनों को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज इसको अगर हम अपने डेली एग्जाम्पल से कनेक्ट करना चाहें तो सपोज आपको बंडल कलेक्ट करना है तो रूम नंबर 1 का करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का, 4 का। अब 2 का बंडल पहले तैयार हो गया
2 आ गया तो 2 आपने ले लिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो कलेक्ट कर रहा है वो क्या करेगा कि रूम नंबर 1 जब तक नहीं आ जाएगा 2, 3, 4 को भी वेट कराएगा। जब 1 आएगा तब 1 को रिसीव करेगा, फिर 2 को रिसीव करेगा, फिर तो वो लाइन से चलता है। सपोज़ 1 बंडल लेके नहीं आया, तो वो क्या करेगा 2, 3, 4 को भी रिजेक्ट कर देगा। इनका अपना वेटिंग टाइम भी एक फिक्स होता है। ये एक फिक्स टाइम तक वेट भी करते हैं बी के नोड के बाहर, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। अगर इनका वेटिंग टाइम कंप्लीट हो गया और नोड रिसीव नहीं हुए तो ये ए को वापस चले जाते हैं। अब ए वापस ये पैकेट फिर से भेजता है। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट क्लियर हो गया, गो बैक एंड क्लियर हो गया। नाउ सेलेक्टिव रिपीट। तो देखिए, जब भी कोई एल्गोरिदम नई बनती है या कोई भी प्रोटोकॉल बनती है, वो पुरानी वाली एल्गोरिदम में जो बेस वही होता है, बट पुरानी एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है जिसको हम दूर करने के लिए नई एल्गोरिदम बनाते हैं। अब स्टॉप एंड वेट में क्या था कि ये बहुत टाइम ले रहा था, एक बार में एक पैकेट सेंड हो रहा है। गो बैक एंड में क्या हो रहा है, सारे पैकेट वापस हुए जा रहे हैं। तब ये एल्गोरिदम डेवलप हुई जिसका नाम है सेलेक्टिव रिपीट। इसमें क्या होता है, ये जितनी भी इसमें डिसएडवांटेज थी या लिमिटेशन आप कह लीजिए, उसको हमने ओवरकम किया। अब यहाँ पर एन ए विंडो जो हमारा सेंडर है और जो रिसीवर है, ये जब पैकेट भेजेगा तो बी रिसीवर इसको रिसीव करेगा। अब यहाँ पे सपोज हम इसी चीज को रिपीट कर दें कि ए पैकेट में कुछ एरर आ गया और ए पैकेट नहीं आ पाया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो ये क्या करेगा, इन तीनों को रिसीव कर लेगा और ए को इन तीनों की एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि ये 3 पैकेट रिसीव हो गए हैं। तो ए पहले वाले को फिर से भेजेगा। बट ये इतना आसान नहीं है। होता क्या है कि इसमें आपकी सर्चिंग लगती है। पहले तो वो सर्च करेगा कि कौन से पैकेट रिसीव हुए, किसका एक्नॉलेजमेंट आया है और किसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। फिर जिसका नहीं आया होगा उनको सॉर्ट करके, उसको ढूंढ करके और उसके बाद उसको दोबारा से भेजता है। तो जब हम यहाँ पर काम तो सारा हो जाता है, बट अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें या आप इसको प्रोग्राम में लिखना चाहें, इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहें, तो सेलेक्टिव रिपीट की प्रोग्रामिंग या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाती है। तो ये तो हमारी तीनों एल्गोरिदम का कंपैरिजन हो गया फ्लो कंट्रोल में।